नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 अगस्त के डे 30 प्रोग्राम में। आज का जो टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में, भारत के स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। और उन स्थलों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कभी आपसे वो चर्चा में रहते हैं तो पूछे जाते हैं, या कभी कभी टेक्निकली भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप तैयार किया कीजिए। यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्न आप तैयार किया कीजिए। और करंट अफेयर के भी प्रश्नों को हम देखेंगे, 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। कल के डे 30 में मैंने थोड़ा स्पीड बनाया था। मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं, सर डेली 30 देखने में 25-27 मिनट लग जाता है, आधे घंटे लग जाते हैं। जीवन के इतने अमूल्य पलों को मैं डेली 30 में लगा दूंगा, मेरी जवानी बर्बाद चली जाएगी। तो जवानी का इतना दुरुपयोग ना हो पाए, तो मैंने कहा कल मैं स्पीड दिखा देता हूँ, है ना। 90% लोग वैसे ही डिस्कस करते हैं, 90% लोग। हमने कहा चलो दिखा देता हूँ स्पीड। तो अब स्पीड खैर पसंद आपको नहीं आई। जिंदगी में रेस जरूरी है, लेकिन वो अनियंत्रित रफ्तार शायद हो गई थी। चलिए शुरू करते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बढ़िया से तान के बैठ जाइए आराम से, या चद्दर तान के लेट जाइए, और जब खत्म होगा डेली 30 तब उठिएगा। पहला प्रश्न है, अरकमेडु को पेरिप्लस में पेडोक कहा गया है। अरकमेडु एक ऐतिहासिक स्थल है, और अरकमेडु से प्राप्त अवशेषों में कोई रोमन वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, ये कहा गया। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको हिंट दे रहा है, हिंट ये दे रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला तो ये सही है कि पेरिप्लस में पेडोक कहा गया है अरकमेडु को, और दूसरा है कि इसमें रोमन वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। अरकमेडु के बारे में आप जान लीजिए, पांडिचेरी के पास में यह स्थल पड़ता है। इसको पेरिप्लस में पेडोक कहा जाता है। 1945 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन किया था, तो ये मिला था। और यहाँ पर रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई है, ऐसा जब लिखा होगा नहीं मिलती हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। यूपीएससी में अभी ऐसी स्टेटमेंट आपको क्लू दिया रहता है कि इसको अगर आपने जरा सा भी पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से इसको ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। केवल एक सही इसका उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी मैं आपको दिखा रहा हूं। केवल एक इसका सही है। और ये जो अवशेष मिले हैं, इसमें ये माना गया कि ये पूर्वी समुद्र तट पर एक समृद्ध बंदरगाह स्थल था। चीन, मलाया, रोम के साथ इसका व्यापारिक संबंध था। इसमें लाल मड़ियां, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले, ये सब निर्यात किए जाते थे। तो इस तरीके से इसका आप वो समझ सकते हैं। व्याख्या खोल के आप इसको देख लीजिएगा, है ना। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी देख लीजिएगा। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कौन सी है? एकमात्र नदी है जो अंडमान द्वीप समूह में बहती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अंडमान द्वीप समूह, अब यहाँ पे आप सोचेंगे ये कौन सा पर्यटन स्थल है? पर्यटन स्थल क्या आप सोच रहे हैं बस खाली तीर्थ यात्रा ही, जहाँ घंटी बजाई जाती है, या जहाँ पर आप हनीमून मनाने जाते हैं या घूमने जाते हैं, वही होते हैं पर्यटन स्थल? पर्यटन स्थल एक रूप में वो है, ठीक है, वो आप जानते हैं। अंडमान भी बहुत लोग जाते हैं। तो मैंने सोचा इन सबको कवर किया जाए, इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी, हाँ, एक मैं उनसे मैसेज किया जिन्होंने 3 बार लगातार टॉप किया था, जौनपुर करके कुछ नाम उनका लिखा था। तो वो मुझे मैसेज करें पर्सनली, मुझे आईडी नहीं याद है ऐसे, तो मैं उनको उनका गिफ्ट दे दूं। मेरी शर्त थी ना कि उनका, अगर वो टॉप करेंगे 3 बार लगातार कोई भी, तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन उनको दिया जाएगा। तो वो हमको मैसेज करें पर्सनली। कल भी मैंने सोचा था, फिर मैं भूल गया था। तो ये कल्पोंग नदी है, कल्पोंग नदी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी है ना। निकोबार द्वीप समूह में अन्य नदियां हैं, अंडमान निकोबार 2 द्वीप समूह, लेकिन अंडमान द्वीप समूह में एकमात्र ये नदी है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ अगर आपसे पूछा जाए तो सैडल पर्वत है। और बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर कई नदियां वैसे मिलेंगी। अलेक्जेंड्रा नदी है, अमृत कौर नदी है, डागमार नदी है, गैलेथिया नदी है। ये नदियां पूछ ली जाती हैं आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, रॉस द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो रॉस द्वीप भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रॉस द्वीप 200 एकड़ में लगभग ये फैला हुआ है, 200 एकड़ में ये फैला हुआ द्वीप है। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर ये ग्रेट अंडमानी आदिवासी ये पाए जाते थे, ये रहते थे। अंग्रेजी जब शासन काल था तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय रॉस द्वीप को बनाया गया था।
पूरब का पेरिस भी अंग्रेजी शासन काल में इसको कहा जाता था। 41 में भूकंप आया, बुरी तरीके से उजड़ गया। अब कुछ अवशेष वहां पर है राजद्वीप में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुकमा डुकमा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बढ़िया प्रश्न है ना। सुकमा डुकमा बांध देखने जाइए इसको, किस नदी पर बना हुआ है। कई लोगों को अभी लग रहा हो ये पर्यटन स्थल में कहाँ बहेंगे, और क्वेश्चन है, तो ये लगे बगे क्वेश्चन सब हम डिस्कस किए ले रहे हैं। तो सुकमा डुकमा जो बांध है ये बेतवा नदी पर बना बहुत सुंदर बांध माना जाता है। झांसी, तो आप जब जाइए तो बेतवा नदी पर झांसी से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो ये बबीना शहर जो पड़ता है उसी के पास आपको मिलेगा। ठीक है, तो सुकमा डुकमा बांध देख कर आइए इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, मथुरा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और मथुरा के चारों ओर 4 शिव मंदिर है। अब मथुरा के किनारे क्या शिव मंदिर होंगे? उत्तर दीजिए, बढ़िया से उत्तर दीजिए इसको। आप पहले उत्तर दिया कीजिए, मिलान किया कीजिए। तो मथुरा गंगा नदी के किनारे बसा है, ये पहला स्टेटमेंट तो वैसे गलत है क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे बसा है। कनिष्क वंश द्वारा स्थापित ये नगर है और धार्मिक पर्यटन के रूप में देखा जाए, पर्यटन स्थल के रूप में, तो ये बहुत विकसित माना जाएगा इसको। सूरदास भी यहीं पर हुए, आचार्य स्वामी हरिदास भी हुए यहाँ पर। संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है ना। विरजानंद यहाँ पे, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे, रशखान भी यहीं पर हुए। 4 शिव मंदिर है, ये बात सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यमुना नदी के किनारे बसा है और मथुरा के चारों तरफ 4 शिव मंदिर है, इनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही है। इसमें पूर्व में पिपलेश्वर है, दक्षिण में रंगेश्वर है, उत्तर में गोकर्णेश्वर है और पश्चिम में भूतेश्वर है। ये सब महादेव के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर है ना। तो शिव को मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिएगा। ये सब बहुत गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूँ। शिव को मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? दीपों का शहर, मंदिरों का शहर, ज्ञान नगरी, राजाओं की नगरी। कौन सा नाम ऐसा है जो नहीं जाना जाता है जिस नाम से वाराणसी को? इसको मंदिरों का शहर कहते हैं, दीपों का शहर कहते हैं, ज्ञान नगरी कहते हैं, भगवान शिव की नगरी कहते हैं, भारत की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी कहते हैं। राजाओं की नगरी इसको नहीं कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये यहीं से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में एक ही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं। बनारस इतिहास से भी पुरातन है ऐसा लिखा जाता है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है ना, लीजेंड से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, बहुत प्राचीन, विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है ना। अगला जो प्रश्न है, वाराणसी भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। बिल्कुल सही बात है। और वाराणसी को प्राय नगरों का शहर, नहरों का शहर भी कहा जाता है, नहरों का शहर। तो नहरों का शहर इसको नहीं कहा जाता है। नहरों का शहर किसे कहा जाता है, क्या आपको पता है? काशी तो इसको कहा जाता है, तो पहला सही हो जाएगा यहाँ, नहरों का शहर इसे नहीं कहा जाता है। दीपों का शहर, धार्मिक राजधानी, मंदिरों का शहर, भगवान शिव का शहर, नगर, ज्ञान नगरी, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अगला जो प्रश्न है, जाम्पुई पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? जाम्पुई पहाड़ियां, जाम्पुई पहाड़ियां जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के 3 यहाँ पे 2 दिए हैं, त्रिपुरा और नागालैंड, आंध्र प्रदेश भी यहाँ पे दिया है और नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। तो त्रिपुरा में जब आप जाएंगे तो राज्य के उत्तर में, त्रिपुरा राज्य के उत्तरी भाग में एक पर्वतमाला है ना। और मिजोरम की राज्य सीमा के समीप भी है। अगर मिजोरम दिया होता तो कंफ्यूजन होता, तब दोनों हो जाता। तो त्रिपुरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आज मजा आ रहा है, बिल्कुल आराम से सब चल रहा है, बहुत तेजी से नहीं हो रहा है ना। तो अब तो अच्छा है ना। देखिए, आप लोग मुझे फोर्स करते हैं, आप लोग मुझे जब कई बार ऐसा बोल देते हैं तो मुझे भी लगता है कि क्या मतलब, चलिए मैं भी करके देख लेता हूं। तो ये लुसाई पहाड़ियों की एक उप श्रृंखला है। अगर जाम्पुई पहाड़ियों के बारे में पूछा जाए, बड़ा मनोरम दृश्य है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे, बहुत बढ़िया है सब वहां। हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित एक सुंदर झील है, इसको भी देखिएगा। जब हैदराबाद और सिकंदराबाद जाइएगा तो इसको देखिएगा। और ये झील जुड़वा शहरों के नाम से मशहूर, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। ये दोनों जुड़वा शहर है, ये दोनों जुड़वा शहर है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट तो उन्हें मोहर लगा दिया, बिल्कुल सही है, आप भी इस पे मोहर मार दीजिए। दूसरा है कि ये जुड़वा शहरों के नाम से मशहूर सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है,
ये बात कही जा रही है। हैदराबाद और इसको सिकंदराबाद को जोड़ती है। झील जो होगी वो जोड़ने का काम करेगी, जोड़ेगी नहीं, अलग करेगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अलग करने का काम करती है। इसका निर्माण कराया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दामाद हुसैन शाह ने, तो इसीलिए हुसैन सागर इसका नाम पड़ा, है ना। और रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर स्थापित महात्मा बुद्ध की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा यहाँ पर झील के बीच में जो स्थित है, तो ये पर्यटक जो आते हैं उनके आकर्षण का केंद्र है, अट्रैक्शन, है ना, मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। अगला जो प्रश्न है, उटक मंडलम या ऊटी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ऊटी चाय के लिए प्रसिद्ध है या हाथ से बनी चॉकलेट के लिए? जब आप केरल जाएंगे, साउथ में जाएंगे और इधर जाएंगे, तो वहां पे बताते हैं, एक्चुअली मेरे जो मकान मालिक हैं जहाँ पे मतलब मैं ऑफिस है जो अपना, तो वहां पे जो वो केरल के हैं, तो वो सब बताया करते हैं उसके बारे में। तो ऊटी चाय के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए और हाथ से बनी चॉकलेट के लिए। साउथ में हाथ से बनी चॉकलेट, लोकल चॉकलेट, ये डेयरी मिल्क नहीं, वहाँ लोकल चॉकलेट, हाथ से बनी चॉकलेट बहुत ज्यादा चलती है साउथ में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैसे यूरोप में भी जाएंगे आप तो वहां पे भी ये सब मिलेगा आपको, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा जो आप ये समझ लीजिए कि हैंडमेड चीजों से या देसी चीजों से अलग हुए हैं, तो ये यूपी के लोग अलग हुए हैं। यूपी के लोग सबसे ज्यादा मुझे अलग दिखते हैं। दिल्ली के लोग अलग मिलेंगे, यूपी के लोग अलग मिलेंगे, हरियाणा के लोग, हरियाणा वाले थोड़ा अपेक्षाकृत मेरे ख्याल से ठीक होंगे। वो हैंडमेड कुछ चीजों को मतलब खाने पीने में तो यूज ही, हमारे यहाँ तो सब पैक्ड, सब कुछ पैक्ड। हम लोग पाए तो क्या बताए, रोटी भी पैक्ड मंगा लें, है ना। तो ये खुशबूदार तेल के लिए, मसालों के लिए, चाय के लिए, हाथ से बने चॉकलेट के लिए, ये सब, है ना। सोने चांदी के गहनों के लिए, मतलब कारीगर जो है, तोड़ा शैली के सोने, तोड़ा शैली एक होती है, और तोड़ा शैली पूछ ली जाए तो ये सिल्वर और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, उसके लिए ये शैली है, तो बना देते हैं वो लोग जेवर। उधर देखिए, उधर बड़ा ज्यादा सोना होना का प्रचलन भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत पहनते भी लोग हैं, है ना, ट्रेंड है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ प्रमुख युद्ध स्मारक है। तो कन्याकुमारी ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ जब आप जाएंगे कन्याकुमारी, तमिलनाडु के तट पर, आप दक्षिण तट पर आपको कन्याकुमारी स्थान मिलेगा। हिंद महासागर इधर बीच में, बंगाल की खाड़ी, अगर आप ऐसे खड़ेंगे साउथ की तरफ मुंह करके, तो लेफ्ट में आपके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये पड़ेगा, तो उसका संगम स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तो ये जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यहाँ पर प्रमुख युद्ध स्मारक दिया हुआ है, तो ये युद्ध स्मारक नहीं है ना। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनाया गया है, युद्ध स्मारक ये नहीं है। बाकी ये सारी चीजें सही है वहां पर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक झरना भी है, कोरटालम झरना मिलता है, और ये जो झरना है इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर देखिए दिया है। कई लोग कहते हैं हम नोट करते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, वास्तव में वही पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिंट आउट के चक्कर में जो ज्यादा लोग पढ़ते हैं उनकी अलमारी फुल होती है, दिमाग नहीं फुल होता, दिमाग खाली ही रह जाता है, क्योंकि दिमाग भरने में बड़ी मेहनत लगती है। दिमाग में ठूसो चीजों को, वो निकाल के बाहर कर देगा, याद क्या रखेगा? बुरी यादें, है ना, डरावनी यादें, फिल्मों के अच्छे अच्छे रोमांटिक डायलॉग, शेरो शायरी, है ना, जितनी बार फेल हुए हैं कहीं, वो सब अच्छी चीजें सब भूल जाता है। कोशिश करके वो याद करता है अच्छी चीजें। आप जब फ्रस्ट्रेट हो तो आप याद करना शुरू करेंगे, कुछ अच्छी चीजें याद ही नहीं आएंगी, और बुरी चीजें जरा एक से याद आएगी तो ना उसके चारों तरफ वो न्यूक्लियर का काम करेगी। जैसे बूंद बनती है ना, छोटा सा कण होता है, उसके चारों तरफ मिलके वो ऐसे बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, पहाड़ खड़ा कर देगी। रोएंगे आप, चिल्लाएंगे, कराहेंगे, लगेगा आपसे दुखी दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है, लेकिन वास्तव में इससे काम नहीं चलने वाला है, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो ये कोरटालम झरना नोट कर लीजिए, 167 मीटर ऊंचा ये झरना, और औषधीय गुण से युक्त ये झरना, है ना, कन्याकुमारी से 137 किलोमीटर दूरी पर स्थित। तंजावुर जिला काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तंजावुर जिला जो है बृहदेश्वर चोल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तंजौर जिला पहले इसको बोलते थे, और इसको, ये कावेरी नदी के डेल्टा के पास स्थित है, बहुत उपजाऊ, मतलब वहां पे भूमि बहुत उपजाऊ पाई जाती है। बृहदेश्वर चोल मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है तंजावुर जिला। और ये जो है यहाँ पर
जो पर्यटक जाते हैं तो वो बृहदेश्वर चोर मंदिर घूमेंगे, विजयनगर किला जाएंगे, मराठा राजकुमार सरफोजी का महल देखेंगे, कपास मिल देखेंगे, पारंपरिक हथकरघा ये देखेंगे। तो ये सारी चीजें, मंदिरों की नगरी भी तंजौर को कहा जाता है। एक ये उपनाम इसका ध्यान रखिएगा, मंदिरों की नगरी। 75 छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करिए इसी समय। 75 छोटे बड़े मंदिर। वैसे सबसे ज्यादा मंदिर आपको लगता है कहाँ होंगे? जरा दो चार ना स्थल बताइए यूपी के, जहां खूब ज्यादा मंदिर हो। सबसे ज्यादा मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है यूपी में? जरा बताइएगा। बौद्ध मठों से संबंधित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सब बताया करिए, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ ढूंढ ढाल के बताया करिए। मैं ये कोई मजाक करने या मस्करी करने नहीं बैठा हूँ, इसको पूछता हूं तो कुछ मतलब पूछे जाने वाले प्रश्न है। बौद्ध मठों से संबंधित कौन सा युग सुमेलित नहीं है? लिंगडम मठ। तो लिंगडम मठ सिक्किम की राजधानी गंगटोक के में रंका के पास है। शंकर मठ लद्दाख के लेह शहर के पास है। नाको मठ, अलची गोम्पा मठ तो लेह के पश्चिम में ये स्थित है। जो नाको मठ यहाँ पे दिया है, नाको मठ हिमाचल प्रदेश में, यहाँ सिक्किम दे रहा है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट दिया है, ये मैच सही नहीं दिया है। तो ये कहाँ है? नाको मठ, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पड़ता है, सबसे पुराने मठों में से, है ना। अगला जो प्रश्न है, घूम मठ भारत के किस प्रदेश में स्थित है? मठों के पीछे हम लोग पढ़े हैं, मठाधीश के बारे में जानते हैं। मठाधीश जो मठ पे बैठता है, मठ पे स्थापित है जो। तो घूम मठ भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो घूम मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, घूम मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। घूम मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो लामा सेब ज्ञातो थे, उन्होंने की थी। गेलुपगा या पीला हैट संप्रदाय से संबंधित है। मैत्रेय बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा लगी है। ये सब नहीं पूछा जाएगा। बौद्ध मठों से संबंधित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए एक मठ पे और करते हैं। तांबो दिया है, ठिकसे दिया है, तवांग दिया है, ससूर मठ दिया है। यहाँ पर तांबो जो मठ है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सही है। ठिकसे मठ ये लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर 12 मंजिला ऊंचा मठ। तवांग मठ जो है ये यहाँ पर दिया है कि लाहौल और स्पीति, तो तवांग मठ जो है ये लाहौल स्पीति में नहीं है, ये आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है तवांग। इसीलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न कहाँ बनाया जाता है, दो तीन चीजें आप ध्यान रखिए। जैसे जीवन में आपकी चीजें घटित होती हैं, जैसे मैंने बताया ना, आपको सबसे ज्यादा मतलब बुरे ख्याल कब आते हैं? जब आप पढ़ने बैठते हैं। मूवी देखते में कभी बुरे ख्याल आए? आए भी तो तुरंत चले गए, अगला सीन आ गया सीरियल्स देखने, वो देखने में। यहां पे भी ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि प्रश्न बन कहां से रहा है। बन वहीं से प्रश्न रहा है जो कुछ फेमस है, कुछ अलग है। तो तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में, और इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, तो आपको जानना चाहिए ना हर हाल में। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा वाला मठ अरुणाचल प्रदेश में है, तो आप जान जाएंगे कि तवांग मठ ये लाहौल और स्पीति के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा, लहासा के पोताला मठ के बाद में ये विश्व का दूसरा दूसरा मठ ही है। तवांग नदी की घाटी में ये तवांग कस्बे के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमटेक मठ कहां पर अवस्थित है? रूमटेक मठ, तो जो रूमटेक मठ है ये स्थित है सिक्किम में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो गंगटोक के पास में स्थित है बौद्ध विहार, जिसको गोम्पा कहते हैं। बौद्ध विहार है ये, और धर्म चक्र केंद्र भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिक्किम में स्थित है, गंगटोक के पास। याद कर लीजिए इसी समय। कंचनजंगा विश्व का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, पहला ये स्टेटमेंट है। और इस पर्वत की भूगर्भीय स्थिति हिमालय की मुख्य श्रेणी के सदृश है। कंचनजंगा विश्व का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब बताइए, तो कंचनजंगा के बारे में अगर आप बात करें, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा के बारे में बात करिए तो ये क्या चौथा है? तो कंचनजंगा जो है ये विश्व का चौथा है। क्या आप चेक कर पाएंगे इसको? जानते हैं आप? अगर आप देखें तो कंचनजंगा दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना। एवरेस्ट के बाद गौरी शंकर जो है एवरेस्ट, उसके बाद ये दूसरा है। तो पहला तो गलत हो गया, हिमालय की मुख्य श्रेणी के सदृश है इस पर्वत की भूगर्भीय स्थिति, तो ये दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना आप, है ना। तो ये 28,146 फीट ऊंचा है, फुट में अगर आपसे पूछ लिया जाए।
तिब्बत एवं भारत की जल विभाजक रेखा के दक्षिण में स्थित है ना। सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है ना, तो ये ध्यान रखना। कंचनजंगा शब्द कहां से आया? ये महान हिमालयों के 5 अतिक्रमण है जो इसकी 5 चोटियों से संबंधित है। इसका दूसरा नाम कोंगलोचू है। बर्फ का सर्वोच्च पर्दा कोंगलोचू का मतलब होता है, तो एक ये भी इसका अर्थ है। दूसरा, ये महान हिमालयों के 5 अतिक्रमण, ये भी एक इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, कोंगलोचू जो है उसका अर्थ है बर्फ का सर्वोच्च पर्दा। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट आबू हिंदू और मुस्लिम धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और दूसरा है नक्की झील माउंट आबू में अवस्थित है। नक्की लेक नक्की माउंट आबू में स्थित है। नक्की झील है, सनसेट पॉइंट है, टॉड रॉक है, आबू रोड है, गुरु शिखर चोटी यहीं पे पड़ेगी। राजस्थान वाले जो राजस्थान का पीटी देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है। बस समझ गए ना, तो पहला गलत यहाँ हो जाएगा। हिंदू और जैन इसके लिए है, हिंदू और जैन के लिए है ना। सिरोही जिला पड़ता है राजस्थान में, वहां पर ये स्थित है। स्पीड कम लग रही होगी, बढ़ा लीजिएगा, मैं तो आराम से चलूंगा। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला जो है, सोनार किला भारत के पंजाब राज्य में अवस्थित है और जैसलमेर को मरु शहर भी कहा जाता है। सोनार किला पंजाब में स्थित है, जैसलमेर को मरु शहर कहा जाता है। दूसरा तो सही है, लेकिन जो ये पहला दिया हुआ है सोनार किला, ये राजस्थान में ही स्थित है। पहला गलत हो गया। जैसलमेर को मरु शहर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है ना। और यहां पे इसके बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें तो मरु शहर जैसलमेर की स्थापना 1156 में हो गई थी। भाटी राजा जैसल ने की थी। जैसलमेर इसीलिए नाम है, जैसलमेर का जैसल निकालिए, है ना, तो जैसल ने की थी। हवेली है, गलियां हैं, प्राचीन जैन मंदिर है, मेले ठेले उत्सव सब मिल जाएंगे आपको, है ना। मेला देखने गया है कोई? कोई किसी के साथ गया है कोई? डुप्लीकेट वाला मत बताइएगा, ये वो जो मेला आजकल आधुनिक वाला लगता है उसमें वो सब नहीं। यहाँ तो सब ना ओरिजिनल वाला मेला, जो दशहरा मेला, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे जो मेला लगता है वो वाला मेला। जो जो गया है बताइए, कुछ एक एक घटनाएं आप बताइए अपने समय की, कमेंट करके बताइए, है ना, यूट्यूब पे करिए। आप लोग अच्छा क्या करते हैं, दिन भर बस पढ़ते हैं और क्या करते हैं? सीरीज देखते हैं, बतियाते हैं अपने अपने जिससे भी बतियाना है, और कुछ करते हैं? क्रिएटिविटी कुछ करते हैं? कुछ कुछ तो होगा ना क्रिएटिव, कुछ सोचते होते हैं संस्कृति के बारे में अपने, कुछ उसको समय देते हैं, साहित्य वगैरह कुछ पढ़ते हैं? नहीं तो पढ़ा करिए। लुधियाना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए लुधियाना के बारे में बात कर लेते हैं। सतलुज नदी के किनारे है, लोधी वंश द्वारा स्थापित है लुधियाना। फिल्लौर किला लुधियाना में अवस्थित है। सब सही है, बिल्कुल सही है। लोधी वंश द्वारा यह स्थापित है, सब सही है। सब ऊनी वस्त्र, मशीन टूल्स, मोपेड, सिलाई, इंजीनियरिंग के सब कुछ है ना। महाराज रणजीत सिंह का किला है फिल्लौर किला, यहाँ पर ये रणजीत सिंह का किला है, तो ये सब सही हो जाएगा, डी। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। 30 साल या उससे अधिक समय से राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भूमिपुत्र, मिट्टी का पुत्र के रूप में मान्यता देने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? अभी क्या हुआ, एक विधेयक लाया गया, एक विधानसभा द्वारा उसको एक विधेयक 2021 में लाया गया, राज्य का नाम तो अभी बताया दूंगा। उसमें कहा गया कि 30 साल या इससे अधिक जो राज्य में रह रहे लोग, उनको मान्यता दी जा रही है। छोटे आवास पर मालिकाना हक अब तक जिस जो अनिश्चित था उसको निश्चित कर दिया गया, है ना। और कोई भी व्यक्ति 1 अप्रैल 2019 से पहले अगर निर्मित 250 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले अपने घर में स्वामित्व रखता है तो उसके नाम हो जाएगा, और ऐसा किया है गोवा ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा अवसर निकल गया गोवा में रहने का। जीका वायरस, हाँ इसकी व्याख्या बस यही है मैंने जो बताया है। जीका वायरस मुख्य रूप से फैलता है, तो जीका वायरस जो है ये अभी हुआ क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में इसकी स्थिति पर नजर रखने के लिए और संक्रमण प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की सहायता करने हेतु एक वहां पे टीम भेजी गई है ना। तो ये जो टीम भेजी गई है, तो अब यहाँ पर जो टीम ये गई है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के पुणे जिले में अभी एक मामला ये आया है। एडीज प्रजाति के मच्छर आप जानते हैं ना, एडीज एजिप्टी, उन्हीं के द्वारा ये फैलता है मुख्यतः। और ये जो एडीज मच्छर है, इन्हीं की वजह से
डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, एडीज एजिप्टी के द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया कितने खतरनाक है, येलो फीवर, ये सब। जीका वायरस जो है सबसे पहले युगांडा में बंदरों में फैला था, बंदरों में, युगांडा में सबसे पहले ये फैला था, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन, अभी फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि जो खाद्य, एक तो फूड से रिलेटेड है, इसका मानवीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसके संबंध में अभी आगाह किया गया, जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी पोषक युक्त बनाने के लिए जो भी खाद्यान्न को, उत्तर यही है, खाद्यान्न को पोषक युक्त बनाने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, जो चीजें ऐड की जाती हैं, जो तत्व मिलाए जाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी 6 लेन सड़क सुरंग का नाम क्या है? पूछी जा सकती है, सड़क सुरंग वैसे चर्चा में रहती है तो पूछी ही जाती है। चेनानी नासरी तो बड़ी सुरंग है, इसकी लंबाई जरा बताइएगा। लेकिन अभी एक कुथियन सुरंग, केरल राज्य के त्रिशूर जिले में एक कुथियन सुरंग, कुथिरन जो सुरंग है, कुथिरन, तो कुथिरन सुरंग जो है ये ट्विन ट्यूब सुरंग है, तो इसमें राजमार्ग 544 है उस पर ये स्थित है, और ये दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी 6 लेन सुरंग है और केरल राज्य की पहली सुरंग है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने अभी किए हैं, 3 से 17 वर्ष के, अभी तक 18 से नीचे हमारे यहाँ भी नहीं हुआ टीकाकरण ना, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। यूएई 317 वर्ष की आयु के बच्चों को चीन के सिनोफार्म वैक्सीन को मंगाकर लगाने जा रहा है। ये वैक्सीन कहां की है? चीन से आई है, सिनोफार्म वहां की कंपनी है, तो उसकी वैक्सीन है ना। और यूएई में दुनिया की उच्चतम टीकाकरण जो दरें हैं वो मिलती है, वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। और पहले 12 से 15 आयु के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन उपलब्ध करा रहा था, अब अभी इसने बना दिया। देखो चीन कई बार काम अच्छे भी करता है, लेकिन सब में बिजनेस रहता है उसका। भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का आयोजन किया गया, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि यह दिवस 3 तलाक के खिलाफ कानूनों के महत्व को रेखांकित करता है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो तलाक की ये स्थिति होती है, महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं इससे बहुत पीड़ित होती है, तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये मनाया गया। 1 अगस्त 2019 की बात है, 3 तलाक प्रथा को एक कानूनी अपराध घोषित किया गया था, है ना, 2019 में। तो 19 से 20, 20 से 21, 2 साल पूरे हो गए, तो ये मनाया गया है दिवस। ठीक है, 3 वर्ष की कैद भी इसमें देने की बात की गई है, अगर संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाएगा, अगर कोई ऐसे तलाक 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 करके तलाक दे देगा। ठीक है, बाकी मिस्र पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1929 में 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था। सूडान, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया, इन सब, लेकिन पाकिस्तान में खैर स्थिति अच्छी नहीं है। तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की थीम क्या है? तस्करी के खिलाफ यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, तस्करी, ट्रैफिकिंग जो की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की जाती है, तो इसके खिलाफ जो थीम है वो क्या है? इसके खिलाफ जो दिवस मनाया गया 30 जुलाई को ही मनाया गया था। ड्रग्स व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा यह मनाया जाता है, और इसकी थीम है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। 2021 की थीम यही है, 30 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये 30 जुलाई को मनाया जाने वाला जो दिवस है, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, ये इसकी थीम है। अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत कितना ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया? निर्धारित, ये गलत लिखा है, यहाँ पे रा लगेगा धा के ऊपर, तो कितना ये निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके तहत लक्ष्य को घटाया गया है। 2000 आप 20-21 के आंकड़ों को देखेंगे, मतलब पहले के आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें 3 पॉइंट समथिंग ऊपर था, अब की ये 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्थितियां खराब है मार्केट की, आप जान ही रहे हैं, तो अब ऋण भी बांटने की बात इसमें कमी की जा रही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा यही पूछा जाएगा, पीएम मुद्रा योजना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किस अवसर पर भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय पीएम मोदी ने लिया? तो यह अवसर होगा स्वतंत्रता दिवस का, स्वतंत्रता दिवस का यह अवसर होगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने की बात पीएम ने की है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है 228 लोगों ने किया था, इतने लोगों के दल ने किया था, जिसमें टोक्यो ओलंपिक जिसमें 120 एथलीट शामिल हैं,
और भारत का जो ओलंपिक दल है 2021 में टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है, इसमें 228 सदस्यीय दल ये जो भेजा गया है, इसमें 18 खेल आयोजनों में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। और 2020 के लिए भारत के ओलंपिक दल में 18 खेलों के 127 प्रतिभागी शामिल हैं। ये क्या है, इसको हटाइए यहां से, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ये दो फैक्ट क्यों लिखे हैं, कोई समझ पा रहा है इसमें? इतना याद रखिएगा, ये 228 सदस्यीय दल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक 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 ठीक। प्रतिभागी 127 है, बाकी और लोग होंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की तुलना में किस रूप में व्यापक है? अभी क्या हुआ, अभी हाल में एक क्या हुआ है, अभी हाल में एक हुआ, यह है 3 अगस्त की बात है, कल ही की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के राज्यपाल की मौत की सजा के मामलों में कैदियों को, मतलब मामलों सहित कैदियों को क्षमा राज्यपाल कर सकते हैं। अब राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने के पहले ही कैदियों को माफ कर सकते हैं, ऐसा कहा उसने। बेंच का मानना यह है कि राज्यपाल की क्षमा करने की जो शक्ति है, ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A के तहत जो दिए गए प्रावधान है उनको ओवरराइड कर रही है। 433A में कहा गया है कि 14 साल की जेल के बाद ही कैदी की सजा माफ की जा सकती है। यही अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल में। जब आप तुलना करेंगे तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की हैं। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की तुलना में किस रूप में राष्ट्रपति की शक्ति जो अनुच्छेद 72 में दी है वो व्यापक है? तो कोर्ट मार्शल और मौत की सजा, इन दोनों के मामलों में ये व्यापक है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन दोनों सही है, ए बी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। कोर्ट मार्शल राष्ट्रपति के पास ये होता है, क्षमादान देने की शक्ति उन मामलों तक फैली जहां कोर्ट मार्शल द्वारा सजा दी जाती है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी नहीं है। और मौत की सजा अब तक केवल राष्ट्रपति के पास सभी मामलों में क्षमा करने की शक्ति थी, जिसमें मौत की सजा के मामले भी शामिल थे। अब राज्यपाल को ऐसी शक्ति उपलब्ध अभी तक नहीं थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो राज्यपाल जो है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। राज्यपाल के इस प्रावधान को मतलब उलट दिया कि उसको शक्ति नहीं है। तो अभी तक की जो स्थिति थी हमारे संविधान में, संवैधानिक बात अगर किया जाए तो 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति, 161 में राज्यपाल, तो उसमें कोर्ट मार्शल और मौत की सजा इन दोनों मामलों में भिन्न थी। अब आगे की नजीर जो पेश हुई, अब देखिए क्या इसमें होता है। तो ये कैसा लगा आपको आज का डेली 30? 60 दिन अच्छा हुआ, किसी ने नहीं कहा बड़ा समझ में आया। एक दिन कल स्पीड तेज हो गई थी, खूब शिकायत हुई थी ग्रुप में। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नए लोग देख रहे हैं उनको, उनके लिए सूचना है कि वो लोग 109 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लेके इसका डेली का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डेली इसको टेस्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियोस भी सबको ओपन अप नहीं मिलेंगे, और ये वीकली टेस्ट भी हम करते हैं, उसको भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।